सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन दिस lecture today. It is 13th February 2025, and in this lecture we will be discussing about a new age today. This is the very first age in English literature, as we say, the age of Chaucer. It is BA second semester, unit first, topic 3, the history of English literature. The name of the paper is the history of English literature. We have already covered two ages. It is Anglo-Saxon age and Anglo-Norman age. Let me tell you, our first unit covers from Anglo-Saxon age to the Elizabethan age, where we have to go through different ages and periods of English literature. And as the name of the paper, history, so we'll be focusing on so many aspects from historical background of the age as well as literary development. Okay, so let us discuss. बात करते हैं। देखिए भाई, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्पैन है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? 1340 से 1400। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे द ग्रेट जेफरे चॉसर, the great author Geoffrey Chaucer, he was born on in 1340. Sometimes it is said that 1343 is the year of his birth, but 1340 to 43 दोनों में से जो है, कभी कभी कहते हैं कि 1343 में, 1343 में उनका जन्म हुआ, कभी कहते हैं कि 40 में, कुछ लोग ऐसे मानते हैं। तो रफली हम यहाँ से 1340 से ले लेते हैं, तो 1400 तक, मतलब इनकी जो डेथ हुई 1400 में, तो यहाँ तक इस टाइम स्पैन तक, मतलब जो है इनका लाइफ स्पैन भी रहा और इस एज का जो है टाइम पीरियड भी रहा। ठीक है, तो द 14th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। ठीक है, जो 14th सेंचुरी है, एज ऑफ चौसर के नाम से जानी जाती है। इट वॉज द एज ऑफ ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल टू द मॉडर्न टाइम्स। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एज है, और इंग्लिश लिटरेचर में ये एज जो है पहली एज मानी जाती है। ठीक है, पहली एज मीन्स प्रॉपरली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज डेवलप्ड इन 14th सेंचुरी ओनली, है ना। बिफोर 14th सेंचुरी वी सी देयर वर डिफरेंट dialects and local languages mixed in English। तो जैसे हम ओल्ड एंग्लो सैक्सन एज में, फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में देखते हैं कि वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज है, और उनका जो है खुद की जो लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है ना, सेक्शन की। तो अलग अलग जो मिक्स्ड भाषा थी वहाँ पे, इसीलिए वो ओल्ड इंग्लिश का, इंग्लिश वॉज नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद हम एंग्लो नॉर्मन में देखते हैं कि जैसे ही नॉर्मन्स का राज आया, है ना, नॉर्मन फ्रेंच, जब विलियम डी नॉर्मंडी का जो किंग है, नॉर्मन फ्रेंच किंग विलियम, तो वो जब उन्होंने 1066 में जो है इंग्लैंड के थ्रोन पर वो आए, तो वहाँ से फिर वो जो है फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड बिकेम ट्राइलिंगुअल कंट्री, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि भाई थोड़ा बहुत मिक्स्ड है ना लैंग्वेज में, बट coming into the 14th century, we see the proper development of English as a language came into the existence। ठीक है, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जो है फुल्ली कहाँ से हम डेवलपमेंट देखते हैं? 14th सेंचुरी से देखते हैं। तो जेफरे चौसर का जो है बड़ा रोल इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज डेवलप करने में, फुल्ली डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। ठीक है, तो इसीलिए लिटरेचर में इनको जो है आगे हम देखेंगे द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, है ना, ये भी कहते हैं। तो कई चीज़ें का इनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो एज है ये ट्रांजिशन है, इसीलिए हमने क्या कहा, इट इज द एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण का काल, संक्रमण कह सकते हैं, या फिर जो है इसको कह सकते हैं परिवर्तन का काल।
है ना, परिवर्तन का काल, मिडिवल और मिडिवल पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड, है ना, कहाँ से परिवर्तन, मिडिल इंग्लिश से लेके, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश हम इसको कह सकते हैं। तो मिडिवल इंग्लिश टू मॉडर्न टाइम्स में जो है इसका यहाँ पर इस टाइम पीरियड में परिवर्तन हुआ, है ना, इसीलिए हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल इंग्लिश का मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मिडिल इंग्लिश से मतलब जो हमने देखा कि भाई 14th सेंचुरी से पहले की जो लैंग्वेज थी या फिर जो पॉलिटिकल स्टेटस था, है ना, कई सारी चीज़ों में जो है जो जो था 14th सेंचुरी के बाद से एज अ मॉडर्न और एज अ डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या में जो है काफ़ी परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को या फिर इस एज को हमने क्या कहा, द एज ऑफ ट्रांजिशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन भी किस चीज से हम कहेंगे, तो हम कहेंगे मेडिवल टू मॉडर्न टाइम्स, है ना, मेडिवल टू मॉडर्न टाइम्स। इंग्लिश बिकेम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, है ना, यहाँ पर देखो इंग्लिश क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई, है ना, एक प्रॉपर लैंग्वेज के रूप में जो है इंग्लिश डेवलप हुई। सो द पीरियड बिटवीन 1340 टू 1400 इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा, देखो 1340 टू 1400 के जो है एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, तो जो है द एज ऑफ चौसर इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड, है ना, देखिए ये पहला इंपॉर्टेंट और पहला सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है ना, लिटरेरी हिस्ट्री में, इंग्लैंड के लिटरेरी हिस्ट्री में जो एज ऑफ चौसर है उसको पहली एज मानी जाती है। क्यों, देखो ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश अगर हम वहां पर देखें, है ना, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन एज को अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश डेवलप नहीं हुई वहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज में, और जो है वहाँ के ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब चीज़ें लिखी गई, चाहे पोइट्री हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो किसी भी जो है लिटरेचर में, या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, स्पोकन में भी ओल्ड इंग्लिश और उनकी खुद की डायलेक्ट चल रही है ना, तो वहाँ पर वो खुद की जो लैंग्वेज उस समय डेवलप हुई, है ना, तो इसीलिए मतलब जो है उसको क्या कहा, ओल्ड इंग्लिश में डाला है। ऐसे ही फिर एंग्लो नॉर्मन एज, उसमें भी जो है इंग्लिश प्रॉपर नहीं थी, है ना, कई सारी लैंग्वेज उसमें मिक्स्ड थी। जैसे हमने देखा कि भाई कल हम देख रहे थे कि जो 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 वहाँ पे टर्म्स थे रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोफेशंस, जैसे कि लॉ में हो गया, है ना, और किचन में हो गया, ऐसे कई सारे जो है जो जो लैंग्वेज जो टर्म्स थे वो क्या है इन्फ्लुएंस्ड हुए, फ्रेंच से इंग्लिश में इन्फ्लुएंस हुए, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा 14th सेंचुरी में इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा मिला, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज डेवलप हुई, तो इसीलिए इंग्लैंड की जो है इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, हम एज अ इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज और जो है नेशनल लैंग्वेज जब डेवलप हुई, तो फिर यहाँ से हम इसको यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ से क्या हुआ, एक न्यू एरा का जो है जन्म हुआ, है ना, एक नया युग का जन्म हुआ, और इसीलिए इसको इंग्लिश हिस्ट्री में पहली एज मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे और भी हम क्या कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, सो हेंस इट इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नया युग का शुरुआत, नई युग का शुरुआत, और न्यू लैंग्वेज और न्यू लिटरेचर, दिस इज द एज ऑफ न्यू एरा, न्यू लैंग्वेज एंड न्यू लिटरेचर, बिकॉज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज डेवलप्ड फुली इन 14th सेंचुरी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे द एरा, द एज ऑफ न्यू लिटरेचर भी हमने यहाँ कहा, क्योंकि यहाँ से जो भी चीजें लिखी गई फिर वो एक प्रॉपर इंग्लिश में लिखी गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। जेफरे चौसर, है ना, जेफरे चौसर वाज द ग्रेट राइटर ऑफ दिस एज, है ना। तो ही वाज बोर्न in the reign of Edward III, when Edward III was on the throne of England, है ना, जब एडवर्ड थ्री उनका जन्म जो है, जिस समय एडवर्ड थ्री थ्रोन पर थे इंग्लैंड के, उस समय उनका जन्म हुआ, और उसके बाद जो है एडवर्ड थ्री के बाद रिचर्ड टू इंग्लैंड के राजा बने,
तो जो है जेफरे चौसर का जो लाइफ है ना, वो जो है जब तीन राजाओं के तीन राजाओं के जो है कार्यकाल में उनका पूरा जीवन जो है चलता रहा। जैसे जिस समय एडवर्ड थ्री थे उस समय उनका उनका बर्थ हुआ है ना, वो पूरे रिचर्ड टू के टाइम पे पूरे अपना जीवन जिए, और जो है जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय जो इंग्लैंड के थ्रोन में हेनरी फोर was the king, है ना। So Henry IV was the king during his last phase of his life, and in the mid phase of his life Richard II was the king of England, and uh, in the beginning है ना, इनके शुरुआती चाइल्डहुड में जो है एडवर्ड थ्री was on the throne। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई उन्होंने तीन जो है राजाओं के टेन्योर में जो है अपना पूरा जीवन देखा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स हैपेंड इन द एज ऑफ चौसर, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या क्या चीज़ें हुई, घटनाएं इम्पॉर्टेंट इस एज में, तो क्योंकि द एज ऑफ ट्रांजिशन और द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न टाइम्स हम यहाँ पे कह रहे हैं। सो कई चीज़ें यहाँ पे हम देखने को मिलेंगी। पीरियड अगर हम देखें तो टाइम पीरियड क्या है इस एज का, 1340 या फिर 43 टू 1400 रफली। इट इज़ जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना। हमने एक अपने सुविधा के लिए टाइम पीरियड को डिवाइड किया है, हमने शुरू फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, है ना। तो इसको इस एज को हम कहते हैं एन एरा ऑफ ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? एन एरा ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन संक्रमण का काल, है ना, संक्रमण का काल। और दिस इज द पीरियड ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंज। यहाँ पर हम देखा कि सोशल चेंज, रिलीजियस चेंज और पॉलिटिकल चेंज, कई ओल्ड एंग्लो नॉर्मन एज के बाद हम देखते हैं रिचर्ड एडवर्ड थ्री के बाद रिचर्ड टू, है ना, रिचर्ड टू के बाद हेनरी फोर। तो पॉलिटिकल चेंज हम देखते हैं कि अलग अलग जो है जो किंग्स थे वे जो है थ्रोन पे आए। और रिलीजियस चेंज यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्रिश्चियनिटी भी जो है यहाँ पे एक फुल्ली डेवलप्ड रिलीजियस जो रिलीजन था वो डेवलप हुई। सोशल चेंज बिकॉज दे वर डिफरेंट डेवलपमेंट इन हिस्ट्री एंड इन यू नो उसमें हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों में जो है, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो एजुकेशन हो, तो वो ग्राउंड लेवल पे मतलब जो है चेंज आया। तो इसीलिए सोशल चेंज भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने लिखा है कि वी ऑल्सो सी द शिफ्ट फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये हमने देखा था कि यहाँ से हमने एक शिफ्ट हम देखते हैं, मिडिवल इंग्लिश या फिर मिडिवल टाइम टू द मॉडर्न टाइम्स, पर्टिकुलरली इन 14th सेंचुरी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि भाई एज ऑफ ट्रांजिशन या फिर संक्रमण का काल हम इंग्लिश लिटरेचर में, और पहली एज हम कहते हैं द एज ऑफ चौसर। ठीक है, द सेंस ऑफ नेशनैलिटी। देखिए भाई, द सेंस ऑफ नेशनैलिटी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एज। क्यों हमने इसको कहा? तो अगर हम देखें कि वी सी द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स इन दिस एज, है ना, द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे जो है इसका डेवलपमेंट हम देखते हैं। ठीक है, द सेंस ऑफ यूनिटी बिगेन टू डेवलप, द विक्ट्रीज एडवर्ड एंड द ब्लैक प्रिंस ऑन फ्रेंच सॉइल ड्यूरिंग द 100 years of war, है ना, द 100 years war gave a feeling of national pride and self respect to the people of England। तो यहाँ पे देखिए, एक एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ 14th सेंचुरी में, द 100 years वॉर। ठीक है, द 100 years वॉर ये हुआ हमारा 1337 से। कब हुआ था? 1337 से।
ठीक है, तो 100 ईयर्स ऑफ वॉर 1337 से लेके ये हुआ था 1453 तक। ठीक है, 1453, तो 1337 से 1453, हालांकि इस ये चलता रहा, काफ़ी लंबा चलता रहा, लेकिन देखो 100 सालों से ज़्यादा चला, लेकिन इसको हम 100 ईयर्स वॉर कहते हैं। तो 100 ईयर्स वॉर ये जो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंग्लो नॉर्मन यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, नॉर्मन्स का जो है यहाँ पे राज चला। तो लेकिन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एडवर्ड और जो ब्लैक प्रिंस ऑन फ्रेंच, है ना, तो जो ब्लैक प्रिंस था उनके बीच में जो युद्ध हुआ फ्रांस फ्रांस के सॉइल में, है ना, फ्रांस की मिट्टी पे। तो भाई जो फ्रांस और जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध था वो लगभग 100 ईयर्स वो चलता रहा। और इसमें फाइनली जो विक्ट्री हुई वो किसकी हुई? इंग्लैंड की हुई। और जब भी विक्ट्री हुई, जब जब भी इंग्लैंड जो है इस वॉर को जीता, तो इस जीत ने जो है इंग्लैंड को एक राष्ट्रीयता की भावना जो है यहाँ पे बढ़ी। और द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, है ना, नेशनैलिटी की जो सेंस ऑफ यूनिटी, है ना, वो जो है नेशनल प्राइड, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना थी, वो इंग्लैंड के लोगों में काफ़ी हद तक यहाँ से बढ़ी। तो the development of the nationalism, the sense of national pride, है ना, just after the 100 years of war, the beginning of 100 years of war in 14th century only, and that led or increased the sense of national pride, है ना। तो इसीलिए इस एज को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एज में द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स का जो एज है उसको भी हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि नेशनल सेंटिमेंट्स हमारी नेशनलिज्म की जो भावना है, सेंटिमेंट्स में भावना, जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म की, है ना, तो वो उसमें जो भी हम देखते हैं डेवलपमेंट एक काफ़ी हद तक इस एज में देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ब्लैक डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ब्लैक डेथ। इसको प्लेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेग। तो ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी थी, एपिडेमिक। अभी आपने देखा ना, कोरोना कोरोना जब आया तो कितने लोगों को अपने साथ लेके गया, है ना। तो इसी प्रकार से व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी इन 1348 to 49, एक्चुअली अ टेरिबल ब्लैक डेथ, है ना, टेरिबल पेंडेमिक, एक इतना इतना भयानक एक बीमारी वहाँ पे फैली यूरोप में, जिसका नाम प्लेग भी है। ठीक है, दूसरा नाम प्लेग भी है। तो इतनी भयानक वो जो जो महामारी थी वो फैली 1348 से 49 में, जिसने कि लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, एक तिहाई पॉपुलेशन, मतलब पूरा साफ कर दिया यूरोप का एक तिहाई, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एक्चुअली कैरीड ऑफ बाय ब्लैक डेथ, है ना। तो ब्लैक डेथ के साथ जो है इतनी इतना इतना भयानक ये जो महामारी थी, तो 1/3 पॉपुलेशन ऑफ यूरोप डाइड जस्ट विद इन 2 years। तो 2 सालों में 1348 से 49, ये जो जो टाइम पीरियड था बहुत ही भयानक और बहुत ज़्यादा डेडली, ये जो है ये टाइम पीरियड था 2 सालों में। और फिर से ये रीअपेयर्ड हुआ, दोबारा से ये आया 1362 में, 1367 में और 1370 में। ठीक है, ये 3 बार, मतलब जो है हम इसको हम दोबारा से अपीयरेंस देखते हैं ब्लैक डेथ का। तो ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी थी जो कि 1348 में आई थी यूरोप में, ठीक है, इंग्लैंड में, जिसने कि पूरा 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप अपने साथ लेके चले गए। तो अभी जैसे जिस प्रकार से हम अभी देखते हैं भाई 21st सेंचुरी में भी वी केम अक्रॉस द सेम पैटर्न ऑफ डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस दैट केम फ्रॉम चाइना। सो उसने भी पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की जो महामारी थी, इस प्रकार के जो जो डेडली जो हमारे हम देखते हैं
इंसिडेंट, वो जो है उसका हम यहाँ पे सटीक एग्जाम्पल हम 21st सेंचुरी में भी हम देख रहे हैं, है ना। तो उस समय भी ये ऐसी ऐसी घटना कई बार हो चुकी हैं इतिहास में। तो ब्लैक डेथ एक भयानक ये जो है घटना थी, महामारी थी, है ना, जो कि 14th सेंचुरी में अकर्ड हुई। और अगर हम अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, सो द करप्शन ऑफ द चर्च एंड रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर चर्च में भी, जो चर्च में था वहाँ पर करप्शन एक चरम सीमा पे था, ठीक है ना। करप्शन एक्चुअली इन द चर्चेस, चर्च में करप्शन जो था एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। सो विच वाज द सीट ऑफ पावर, चर्च वाज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, है ना। तो ये एक प्रतिष्ठा और जो पावर का जो जो सिंबल था चर्च, वहां पर दैट वाज इन्फेक्टेड विद करप्शन, है ना। एंड दैट यू नो उसने क्या किया, दैट जस्ट began to lose morality and increased superstitions, है ना। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो करप्शन है चर्च में वो भी इस एज में क्या है, काफी हद तक जो है बढ़ गई थी। और उसके कारण जो है वहाँ के जो लॉस ऑफ मॉरल और मोरालिटी का जो डिक्लाइन हम देखते हैं वो भी इस एज में देखते हैं। सो देयर वर सो मेनी ups and downs in the age of Chaucer. With the development of literature, we see there were so many you know points that let down let down the period also. So with this came up the dawn of new learning, है ना। तो नए नई सीख का जो है शुरुआत भी हम यहाँ पे देखते हैं। डाउन मीन्स भोर, है ना, सुबह की जो हल्की सी किरण होती है, जो सूर्यास्त का जो समय होता है, तो दैट इज नोन एज जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, तो उसको डाउन, भोर काल। तो भाई न्यू लर्निंग का भी ये पीरियड था, न्यू लर्निंग, बिकॉज व्हाई इट इज नोन एज न्यू लर्निंग, द पीरियड ऑफ न्यू लर्निंग, बिकॉज इंग्लिश एज अ language, as a national language, fully developed in this age, है ना। English, when English developed as a language, so the era of new learning and new literature began to uh, begin. So इसीलिए यहाँ पे डाउन ऑफ न्यू लर्निंग भी कह रहे हैं। तो दिस इज द एज ऑफ न्यू लर्निंग एज द मूवमेंट ऑफ रेनेसा, the movement of Renaissance began to appear. This is the most important term of this the age of Chaucer, है ना। Renaissance बहुत important term है। आगे अगला वाला पॉइंट जो है वो हम देखेंगे। तो Renaissance, the movement of Renaissance began to appear in this particular age of Chaucer. इसने क्या किया, the spirit of humanism, which was one of the formative influence of the age of Chaucer, है ना, जो कि क्या था, द सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवता की जो फीलिंग्स थी, द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म, उसको बढ़ावा दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था, है ना, ग्राउंड लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था जिसका इस एज में पड़ा। और तो यहाँ पर जो कि क्या था, एनजेंडर्ड द क्विकेंड, हम यहाँ पे एक छोटा सा कोट है, क्विकेंड सेंस ऑफ ब्यूटी, डिलाइट इन लाइफ and free secular spirit. See what happened after coming the Renaissance, and after increasing the spirit of humanism, जो ह्यूमैनिज्म की जो भावना थी उसमें जब जो है इंक्रीज हम देखते हैं। सो व्हाट हैपेंड, दैट जस्ट क्विकेंड सेंस ऑफ ब्यूटी, है ना, टुवर्ड्स लिटरेचर, टुवर्ड्स द सेंस ऑफ नेशनैलिटी, है ना। सो द ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी में काफ़ी इजाफा हुआ। डिलाइट इन लाइफ, है ना, खुशियाँ चौतरफा जो है फैलती चली गई। और द फ्री सेकुलर स्पिरिट, ह्यूमैनिज्म से जो है जो समरसता का जो भाव था, समरसता की जो भावना थी, उसमें भी काफ़ी जो है इजाफा हुआ। सो न्यू लर्निंग, क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि रेनेसा यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई,
है ना, उससे जो है ह्यूमनिज्म की जो फीलिंग है वो भी उसको बढ़ावा मिला, और दैट हैपेंड द डिलाइट इन लाइफ एंड द फ्री सेकुलर स्पिरिट आल्सो बिगेन टू अपीयर, है ना, विच बिगेन टू अपीयर, सी दो डिमली, हल्का फुल्का मतलब जो है, बट इन लाइफ एंड लिटरेचर, बोथ इन लाइफ एंड लिटरेचर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, द फ्री सेकुलर स्पिरिट में जो है इंक्रीजमेंट हम देखते हैं, ठीक है, डिलाइट इन लाइफ हम देखते हैं, आफ्टर व्हाट, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ रेनेसा, है ना। रेनेसा को अगर मैं आपको कहूँ तो ये क्या है, यहाँ पे रेनेसा, एक अगला पॉइंट में हम देख लेते हैं। रेनेसा इज रेफर्ड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना, एंड रीबर्थ ऑफ आर्ट, सी रीबर्थ ऑफ आर्ट, है ना, आर्ट कला का पुनर्जागरण, ठीक है, कला का पुनर्जागरण। तो रेनेसा का जो मीनिंग है हिंदी में अगर मैं कहूँ, पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण का काल, है ना। तो एज ऑफ चौसर इज known as the beginning of Renaissance, the beginning of Renaissance particularly, है ना, in the age of Chaucer। तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जागरण होना, दोबारा से जागृत होना, ठीक है। अब किस चीज का भाई दोबारा से जागृत होगा, क्या चीज दोबारा से जागृत होगी, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है रीबर्थ, दोबारा से जन्म, किसका, कला का, है ना, कला, तो कला का दोबारा से जन्म या फिर रिवाइवल, उसको दोबारा से दोहराना, है ना, कला को और जो है साहित्य को दोबारा से दोहराना। तो जो रिनेसा का जो मीनिंग है वो क्या है, पुनर्जागरण, है ना, यानी कि रीबर्थ। देखो पुनर्जागरण यानी कि रीबर्थ, किस चीज का, रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ आर्ट। तो भाई एज ऑफ चौसर इज द एज ऑफ बिगिनिंग ऑफ रेनेसा, है ना, द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा भाई। तो द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा कह रहे हैं। देखिए क्यों इस एज को बिगिनिंग ऑफ रेनेसा कहा, क्या चीज ऐसी हुई कि भाई इसको पुनर्जागरण का काल कहा। इससे पहले तक भाई किस चीज का पुनर्जागरण है ना, दोबारा से जन्म किस चीज का है, तो पहला जन्म क्या था। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड पे जो है उठते हैं जब हम रेनेसा का नाम हमारे दिमाग में आता है। तो बहुत ही सिंपल, मैं अगर मैं आपको समझाऊं तो इतना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए आपने इससे पहले तक देखा एंग्लो सैक्सन एज, है ना, सबसे पहले एंग्लो सैक्सन एज देखा, फिर देखा एंग्लो नॉर्मन एज, है ना। तो एंग्लो सैक्सन एज में आपने देखिए कि भाई बहुत सारे राइटर्स देखे वहाँ पे, वो बीडे देखा, बीड, है ना, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, सिनेवुल्फ, कैडमैन देखा, ठीक है, कैडमैन देखा, और ऐसे ही सिनेवुल्फ देखा, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों ने कई सारे ठीक है, कैडमैन का हिम, और एक कई सारी पोएम्स देखी, बियोवुल्फ देखा, है ना, बियोवुल्फ भी वहाँ पे एक हमने पोएम देखी, और जो है एक द ड्रीम ऑफ द रूड पोएम थी, है ना, ड्रीम ऑफ द रूड। तो कई सारी चीज़ें आपने देखी भाई ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, है ना, कई सारी चीज़ें मतलब जो है चाहे ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई और वहाँ की लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन इंग्लिश में वहाँ पर एक जो है क्लासिकल फॉर्म पे मतलब जो है उसको चीज़ें डेवलप हुई। इससे पहले भी क्लासिकल एज में, इससे पहले अगर हम देखते हैं तो क्लासिकल लिटरेचर में कई ऐसी चीज़ें जो है लिखी गई, बहुत बड़े बड़े जो है नाम हमें याद आते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से भी पहले जो है क्लासिकल एज, है ना, मानी जाती है हमारी, फिर ओल्ड इंग्लिश मानी जाती है। तो उस समय का जो लिटरेचर था वो एक एक फॉर्मेट पे, एक खास मतलब जो है किस्म के तरीके से लिखा गया, है ना, एक अलग लेवल पे, मतलब एक हाई पीक पे वो मतलब वो वहाँ पर था। लेकिन भाई ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हम देखते हैं कि जहाँ से भी लिटरेचर लिखा गया क्लासिकल लिटरेचर से लेके 1066 तक, है ना, 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। तो 1066 तक चीज़ें लिखी गई, अलग अलग तरह से लिखी गई, है ना। लेकिन जब ओल्ड ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ, फिर आया
एंग्लो नॉर्मन एज। तो एंग्लो नॉर्मन एज जब आया 1066 के बाद से लिटरेचर में कुछ खास लिखा नहीं गया, है ना। बस कुछ ही ऐसे ऐसे मेन मेन राइटर्स थे, है ना। जैसे कि आपने देखा जैसे आपने हमने चीज़ें देखी, कौन कौन से कुछ राइटर्स थे हमारे पास। कल हमने देखा हॉलिंसेड, है ना, जो यहाँ पे क्रॉनिकल्स लिखे गए, और जो है पेट्रार्क आ गए, दांते आ गए, है ना। तो पेट्रार्क, दांते, तो ये कुछ ही राइटर्स मतलब जो है इसमें आए। मतलब लिटरेचर में लगभग 11th सेंचुरी से लेके 12th और 13th 14th सेंचुरी तक ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया। ठीक है, जब इस 200-300 सालों के बीच में कुछ लिखा नहीं गया, तो भाई ये एक मतलब क्या था, एक पैसिव स्टेज में चला गया ना लिटरेचर का जो है, एक पैसिव, एक सुप्तावस्था में मतलब जो है चला गया लिटरेचर, है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब जो है पोएट्री नहीं लिखी गई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोज नहीं लिखे गए, है ना। सो देयर वर नो many writers we also can trace. So Petrarch, Dante, Boccaccio after 14th century, you know, 13, 14, during 13th to 14th century, they were different writers coming up after the age of Chaucer or during the age of Chaucer. But before 14th century, we did not, actually we don't see or find the literature as that much which was written earlier in Old English period or classical literature. So therefore, see, हमने 200-300 सालों में लिटरेचर में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा, लेकिन जो है इससे पहले की एजेस में लिटरेचर लिखा गया और एक अलग लेवल पे लिखा गया। ठीक है, तो इसीलिए भाई इन्होंने देखा, यहाँ के राइटर्स ने देखा कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सेंचुरीज में, नॉट सालों में, है ना, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पर लिटरेचर में तो कोई लिखा ही नहीं गया, है ना, ज़्यादातर। तो इसीलिए इन्होंने देखा कि भाई लिखा कहाँ गया था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, क्लासिकल लिटरेचर में। फिर पीछे देखा तो वहाँ पर पता चला कि भाई यस, लिटरेचर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड और बिफोर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन क्लासिकल एज, है ना। तो वहाँ पर फिर इन्होंने कहा कि भाई हम लिटरेचर को दोबारा से लेकर आएंगे, है ना, दोबारा से उसे हाइट पर लिटरेचर को लेकर जाएंगे। तो इसलिए पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा से उसका जन्म होगा, लिटरेचर को जो है दोबारा से जो है लिखा जाएगा, एंड वी विल टेक लिटरेचर एट दैट हाइट व्हाट वाज अर्लियर इन क्लासिकल एज एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको कहा पुनर्जागरण। किस चीज का पुनर्जागरण? दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ क्लासिकल एज एंड द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना। किस चीज का? लिटरेचर का, कला का, है ना। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, दैट वाज नॉट ओनली लिटरेचर बट इट वाज अबाउट पेंटिंग्स, है ना। पेंटिंग्स भी जो है इस कला में आता है, म्यूजिक है, ठीक है, डांस है, every form of art is included, है ना, for revival in 14th century. So not only literature but different forms of art, entertainment also developed, particularly in the age of Chaucer. So hence we call it the age of the beginning of Renaissance, है ना। तो यहाँ से जो रेनेसा है, जो शब्द है, देखिए स्पेलिंग भी अच्छे से आपको याद करनी है, ठीक है। पुनर्जागरण का काल, पुनर्जागरण का काल, किसका पुनर्जागरण? मैंने कहा कला साहित्य का पुनर्जागरण, ठीक है। रीजन मैंने बताया आपको कि भाई इससे पहले कुछ 100 सालों में, आफ्टर यू नो द वॉर ऑफ हेस्टिंग्स या फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, लिटरेचर वॉज नॉट रिटन एज दैट मच, इट वॉज रिटन अर्लियर, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ। यहाँ से वापस से मतलब लिटरेचर को लिखा गया, वापस से मतलब जो है कला को प्रायोरिटी दी गई, है ना। तो 14th सेंचुरी इज द रिमार्केबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा दैट फ्लरिश्ड फ्रॉम फ्लोरेंस, है ना। जो कहाँ से आया था? फ्लोरेंस, इटली, है ना। मेनली 14th सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस से मतलब जो है ये कला का पुनर्जागरण का काल शुरू होता है ना, इटली के फ्लोरेंस नामक जगह से, ठीक है।
तो रेनेसा इज रेफर्ड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और क्या कह सकते हैं, रीबर्थ ऑफ आर्ट, है ना, कला का दोबारा से जन्म। तो भाई ये चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत जो मैं बता पाया आपको। तो ये इंसिडेंट, अगला मेन इंसिडेंट एक और यहाँ पे हम देखते हैं, पीजेंट रिवोल्ट, है ना, पीजेंट रिवोल्ट, किसानों का एक महान आंदोलन भी मतलब जो है 1381 में ये हुआ था इंग्लैंड में, किसानों का महान आंदोलन। इसको वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहते हैं, वॉट टाइलर्स रिबेलियन। तो रिबेलियन वही रेबल, रेबल मीन्स होता है विद्रोही। तो ये वॉट टाइलर, इसके प्रमुख नेता वॉट टाइलर, उनके नाम पर भी ये जो है विद्रोह रखा गया, और किसानों के लिए ये जो विद्रोह किया गया था, सबसे पहला ये किसानों का ये विद्रोह इतिहास का, जो कि 1831 में ये हुआ था। ठीक, तो ये भी मतलब जो है 14th सेंचुरी में, एज ऑफ चौसर में हुआ था भाई, है ना। तो एज ऑफ चौसर में कई सारी घटनाएं हमने देखी। थोड़ा सा एक बार हम अगर देखें दोबारा से, मुझे उम्मीद है कि आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा जितना भी मैं बता पाया। तो देखो, एज ऑफ चौसर पहले तो द एज ऑफ ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, मेडिवल टू मॉडर्न टाइम्स। और ये फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का मतलब जो फर्स्ट एज कहते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फुल्ली डेवलप्ड इन दिस एज, है ना। द एज स्पैन्स फ्रॉम 1340 और 43 टू 1400, है ना। एन एरा ऑफ ट्रांजिशन इसको हम कह रहे हैं। द सेंस ऑफ नेशनैलिटी इंक्रीजेस, है ना, and the black death takes place during mid 14th century, and corruption of the church, you know, also we see in this age. Dawn of new learning, you know, dawn of new learning, we see the beginning of Renaissance, the beginning of Renaissance actually led to the beginning of new learning. The sense of humanism also developed particularly in this age, that came or that brought delight in life, free secular spirit, that came up with free secular spirit, है ना। सेकुलरिज्म की जो भावना थी, समानता समरसता की जो भावना थी, उसको बढ़ावा दिया। द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा, है ना, रेनेसा की जो शुरुआत है वो भी 14th सेंचुरी में हुई, चौसर की एज में, है ना। चौसर की एज में एक और घटना हुई जो कि पीजेंट रिवोल्ट हम इसको कह रहे हैं। और पीजेंट मतलब होता है किसान, और रिवोल्ट मतलब विद्रोह, है ना। तो किसानों का ये विद्रोह हुआ था इसमें, इस एज में। और ये सब घटनाएं जो हैं पर्टिकुलरली एज ऑफ चौसर या 14th सेंचुरी में हुई, इसीलिए इस एज को बहुत इंपॉर्टेंट एज माना जाता है ना। पहली एज हम इसको कह रहे हैं। और अगर हम देखें कि भाई इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन थे इस एज में, है ना। तो इंपॉर्टेंट राइटर्स में सबसे बड़ा नाम जेफरे चौसर। तो जेफरे चौसर भाई, जेफरे चौसर वॉज द ग्रेट राइटर इन इंग्लिश हिस्ट्री, है ना। तो भाई यहाँ पे इज कह देते हैं, तो still he is considered as the great writer in English history, and he is called the father of English literature and the father of English poetry। देखिए मैंने कहा था इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है भाई, है ना। बहुत सारे टाइटल्स हम इनको देते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, बहुत ही बड़ा टाइटल, आपको लिखना ही पड़ेगा जो है एग्जाम में। एंड ही इज नोन फॉर हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम, है ना। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम के लिए जाने जाते हैं, द कैंटरबरी टेल्स। द नेम ऑफ द पोएम इज द कैंटरबरी टेल्स, ओके। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, विच इज अ सटायर, एक तंज है, सटायर ऑन सोशल क्लासेस एंड द ई स्टेट्स ऑफ मिडिवल टाइम्स, है ना।
तो भाई कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी, कैंटरबरी ये एक जगह का नाम है कैंटरबरी। टेल्स मतलब होती है कहानी, है ना। तो कैंटरबरी की जो कहानियां हैं, ये जो कैंटरबरी टेल्स जो पोएम है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज इसके अंदर है, जो कि एक सटायर है। सटायर मतलब होता है तंज मारना, है ना, ताना मारना कहते हैं, तंज कसना। तंज कसना कहते हैं ना कि भाई तंज कस रहा है, ताना मार रहा है। तो एक सटायर है ये, है ना। किस पर सटायर है? सोशल क्लास, सोशल क्लास के ऊपर सटायर है। सोशल क्लास जैसे सोसाइटी के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ताना ताना मार रहे हैं, सोसाइटी पे जो है तंज कस रहे हैं। और ई स्टेट्स पे, ई स्टेट मतलब होता है प्रोफेशंस, जितने भी प्रोफेशंस हैं, मतलब 14th सेंचुरी में, चाहे वो कानून के ऊपर हो, या फिर कारपेंटर हो, है ना, या फिर कई सारे ऐसे जैसे कि टेलर हो, ऐसे कई सारे स्टोरीज हैं जो कि इसमें लिखी गई हैं। हर किसी की प्रोफेशन से लिया गया है। प्रोफेशंस मतलब जो भी व्यवसाय उस समय थे, बिजनेस हो गया, और जो है चर्च का हो गया, है ना, चाहे वो मेडिसिन का हो गया, है ना, मेडिकल फील्ड का। तो हर क्योंकि करप्शन हर जगह था। हम देखते हैं कि एज ऑफ चौसर में, यानी कि 14th सेंचुरी में इतना करप्शन बढ़ गया, वो चर्च में हो, हर प्रोफेशन पे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो लूट लूट रहा है, मतलब लूट मची पड़ी है ना। कोई काम कारपेंटर से कोई काम करा लो तो वहां भी लूट मची पड़ी है। तो मतलब हर कोई मतलब जो है वहां पे करप्ट है। तो उसी के ऊपर वो जो करप्शन वहां पे जो उस समय था, चौसर ने चौसर ने अपने इस पोयम में उस करप्शन को, उन्हें तंज कसते हुए जो है इसमें एक सटायर किया है ना, सोशल क्लास के ऊपर सटायर किया है। और मिडिवल टाइम जो मिडिवल जो एरा था, उसके जो जो भी प्रोफेशंस थे उसमें जो भी चीजें हुई, उनको आड़े हाथों लिया है भाई इस अपने पोयम में, है ना। उनके ऊपर मतलब जो है सटायर किया है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कि भाई जीरो जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे मतलब आकर इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। तो तो हम देखते हैं आगे। ही ऑल्सो यूजेस ह्यूमर, है ना, ह्यूमर ह्यूमर भी यूज करते हैं टू एंटरटेन द रीडर एज वेल एज टू कन्वे मैसेज थ्रू आउट द स्टोरी, है ना। ह्यूमर मीन्स हास्य, थोड़ा सा हंसी मजाक, कॉमिक सीन्स, है ना, कॉमिक रूप में कॉमेडी भी हल्की फुल्की करते हैं रीडर को एंटरटेन करने के लिए, और अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे करते हैं अपने स्टोरीज के थ्रू, है ना। अपने स्टोरीज के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जो है देते हैं। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, है ना। जो है मॉर्निंग स्टार भी इनको हम कहते हैं रिनेसा का। रिनेसा मतलब पुनर्जागरण का काल, है ना, आर्ट और कला का पुनर्जागरण। तो उसी का ही मॉर्निंग स्टार हम इसको कह रहे हैं। किन्हें कह रहे हैं? जेफरे चौसर, क्योंकि इनका भी बड़ा रोल था ना भाई, लैंग्वेज को डेवलप करने में, लिटरेचर को डेवलप करने में, पोइट्री को डेवलप करने में, है ना। इसीलिए फादर कह रहे हैं। तो इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। ठीक है। तो हिज अदर वर्क्स में अगर हम देखें, आर द बुक ऑफ द डचेस, कैंटरबरी टेल तो है ही कि कैंटरबरी टेल। अगला वर्क है इनका द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, इन्होंने एक पोएम फिर लिखी, है ना। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा इन्होंने एक, है ना, ये एक पोएम थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस नाम याद रख लो फिलहाल। और ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड in what has since come to be called as Poets Corner in Westminster Abbey। एक जगह है वेस्टमिंस्टर एबे करके, इंग्लैंड में एक क्या है, जगह है, जहां पर उन्होंने जो है, वहां के लोगों ने पोएट्स कॉर्नर करके एक जगह बनाई। ठीक है, पोएट्स कॉर्नर करके एक जगह, पोएट्स कॉर्नर, है ना, जहाँ पर एक खास किस्म की जगह बनाई, पोएट्स कॉर्नर उसका नाम रखा। वहां पर बरी किए, बरी मतलब होता है उन्हें दफनाना। ठीक है ना। तो उनकी मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद जो है, पोएट्स कॉर्नर पे जो है उनको दफनाए जाने की के लिए यहाँ पर एक खास किस्म की जगह बनाई। तो यहाँ पर दफनाए जाने वाले पहले ऐसे जो है, पहले राइटर, ऐसे पहले पोएट जो कि जेफरे चौसर हैं। तो ये फिर आगे जाके पोएट्स कॉर्नर में बहुत सारे लोग जो है, क्या क्या किए गए, इनको यहाँ पर जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई, दफनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड
इन पोएट्स कॉर्नर, ठीक है, तो जो कि कहाँ है, वेस्टमिंस्टर एबे, वेस्टमिंस्टर एबे में है, ठीक है, खास जगह है ये, तो जिसका नाम क्या है, पोएट्स कॉर्नर। तो ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि इसमें आपको लिखना जो है, लिखना चाहिए आपको यहाँ पे एग्जाम में जो भी चीज़ें लिखी आएंगी, चौसर के बारे में अगर आया है ना, तो आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। तो लास्ट अगर हम देखें, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है, वो देख लेते हैं। एक पोएम के बारे में है, कैंटरबरी टेल्स, है ना, कैंटरबरी टेल्स के बारे में ये पोएम है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। तो द कैंटरबरी टेल्स, और कैंटरबरी टेल्स कर दूंगे यहाँ पे, है ना, कैंटरबरी टेल्स, TLES, कैंटरबरी टेल्स इज अ फ्रेम नैरेटिव। क्या है, एक फ्रेम नैरेटिव है ना। देखो, आपने आपने एक स्टोरी देखी होगी, पोएम, या फिर कुछ भी कोई भी सीरियल देखो या फिर कोई मूवी देखो। सो देयर इज अ मूवी, है ना, वी आर वॉचिंग अ मूवी, सपोज वी आर वॉचिंग अ मूवी, एंड इन दैट मूवी पर्टिकुलरली देयर इज अ स्टोरी, है ना, एक स्टोरी चल रही है, बट in between the story there is an incident that the person or the characters are are telling the story. See, स्टोरी है, स्टोरी के अंदर भी जो कैरेक्टर है वो अपने स्टोरी सुना रहे हैं, है ना। किसी भी स्टोरी में जब कैरेक्टर अंदर भी अपने स्टोरी सुनाता है तो उसको फ्रेम नैरेटिव कहते हैं, यानी कि स्टोरी के अंदर स्टोरी, है ना। फ्रेम नैरेटिव को हम क्या कह सकते हैं, स्टोरी विद इन स्टोरी, स्टोरी विद इन स्टोरी। जब किसी स्टोरी के अंदर स्टोरी होती है तो उसको कैंटरबरी टेल्स, मतलब उसको फ्रेम नैरेटिव कहते हैं, जो कि कैंटरबरी टेल्स भी उसका एक एग्जांपल है। देखो, कैंटरबरी टेल्स स्टोरी हमें कौन सुना रहा है, चौसर सुना रहा है, ठीक है ना, चौसर हमें स्टोरी सुना रहा है कैंटरबरी टेल्स की। लेकिन जो कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, जो जो हीरो इसके अंदर लिए गए हैं, वो भी अपनी एक कहानी सुना रहे हैं उसके अंदर, वो भी हर कोई अपनी एक एक कहानी सुना रहा है, दो दो कहानी सुना रहे हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो एक कहानी हमें चौसर सुना रहे हैं, और चौसर की कहानी के अंदर भी जो कैरेक्टर हैं वो भी कहानी सुना रहे हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए वो स्टोरी के अंदर स्टोरी है ना। जब किसी भी स्टोरी के अंदर स्टोरी होती है, सो दैट इज नोन एज फ्रेम्ड नैरेटिव और स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो कैंटरबरी टेल्स इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ सच काइंड्स, है ना। सो चौसर टेल्स द स्टोरी, है ना, चौसर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों की, पिलग्रिम्स मीन्स यात्रियां या यात्री, जो तीर्थ यात्री होता है, तीर्थ यात्री, तो पिलग्रिम्स कहते हैं, तीर्थ यात्रियों को कहते हैं पिलग्रिम्स। सो चौसा टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री की जो ग्रुप है उनकी स्टोरी बताते हैं, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से, ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, है ना, लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, टू विजिट द श्राइन ऑफ मार्टियर सेंट थॉमस बैकेट। तो जो शहीद, मार्टियर में शहीद थॉमस बैकेट की जो श्राइन है ना, श्राइन मीन्स मंदिर कहते हैं, तो जो सेंट थॉमस बैकेट की जो मंदिर है कैंटरबरी में, उसे घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो तीर्थ यात्री हैं कहाँ जा रहे हैं, लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं, और सेंट थॉमस बैकेट के जो है टेम्पल पे घूमने के लिए वो जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑन देयर ट्रिप में जो है, ईच पिलग्रिम इज टू टेल टू स्टोरीज, है ना। तो हर पिलग्रिम को, हर यात्री को दो दो स्टोरीज सुनानी होती हैं, है ना। वो एक कॉन्टेस्ट रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम होता है ना कि जब हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, सो वाइल गोइंग ऑन दैट ट्रिप, एक्चुअली वी डिसाइड टू यू नो टू टेल टू स्टोरीज, है ना। हम डिसाइड ये करते हैं कि चलो भाई एक आध स्टोरी हर कोई सुनाएगा अपने अपने कहानियों के बारे में। सो दैट सेम हैपेंड इन दिस पोएम ऑल्सो। व्हाट हैपेंड, चौसर एक्चुअली डिसाइड्स टू टेल द स्टोरीज ऑफ दैट पिलग्रिम्स, एंड उन्होंने कॉन्टेस्ट रख देते हैं कि भाई हर पिलग्रिम जो है, हर तीर्थ यात्री दो स्टोरी जाते समय सुनाएगा, दो स्टोरी आते समय सुनाएगा, है ना। तो ये, और जिसकी बेहतर स्टोरी होगी, जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, उसको एक बढ़िया सा, जो विनर होगा वो बढ़िया सा डिनर कराया जाएगा, उसको बढ़िया सा, मतलब जो है रात को रात्रि भोज जो है बढ़िया सा कराया जाएगा, डिनर कराया जाएगा, जो कि हैरी बैली जो है
वो कराएगा डिनर, है ना। हैरी बैली उनका होस्ट होता है, जो कि जैसे होस्ट करते हैं ना प्रोग्राम को, वो होस्ट होता है हैरी बैली। वो कहते हैं कि भाई हर कोई जाते समय 2 स्टोरी सुनाएगा और जाते आते समय 2 स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। और जो जिसकी बेहतर स्टोरी होगी, सबसे बढ़िया स्टोरी होगी, जो विनर होगा, उसको बढ़िया सा रात को क्या मिलेगा, डिनर मिलेगा भाई, तगड़ा एकदम अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। और जो कि फिर जाते हैं उस ट्रिप में, द होस्ट ऑफ द टेबार्ड इन। और वे सभी जो यात्री होते हैं, जो यात्री होते हैं पिलग्रिम, वो मिलते हैं पहले टेबार्ड इन में, ठीक है। एक टेबार्ड इन जगह है, जगह का नाम है, और जिसका जो मालिक होता है, फिर होस्ट होता है उसका, वो हैरी बैले होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर वो मिलते हैं और वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई जाते समय हम 2 स्टोरी सुनाएंगे हर कोई, आते समय भी 2 स्टोरी सुनाएंगे, तो एक बंदा जो है 4 स्टोरी सुनाएगा। जिसकी बेहतर स्टोरी होगी वो, उसको जो है मैं डिनर कराऊंगा बढ़िया सा। तो भाई चौसर मेक्स हिमसेल्फ अ कैरेक्टर, चौसर खुद भी वहाँ पे एक कैरेक्टर है ना, अपने आप को भी कैरेक्टर बनाता है। और ऑन द जर्नी, सो इंक्लूडिंग चौसर, दे वर 31 पिलग्रिम्स इन टोटल, है ना। तो 29 पिलग्रिम्स होते हैं, 29 यात्री होते हैं वैसे तो, है ना। यात्री कितने होते हैं, तीर्थ यात्री 29, प्लस एक होस्ट हो गया हैरी बैले, और प्लस एक चौसर हो गया भाई, ठीक है। एक चौसठ, तो ये कितना हो गया, 29, 30, 31, तो 31 लोग यहाँ पे टोटल हो गए। यात्री कितना हो गए, तीर्थ यात्री 31 हो गए, तो 31 लोग ये हो गए। लेकिन जो स्टोरी है वो 31 लोग चार चार स्टोरी नहीं सुना पाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 64 जो है 1400 में, मतलब चौसठ ने पूरी स्टोरी नहीं लिखी है ना। 1400 में चौसठ की डेथ हो गई वाइल राइटिंग। ये इनकम्प्लीट वर्क है ना। इनकम्प्लीट है, मतलब चौसठ ये कैंटरबरी टेल्स जो पोएम है पूरी नहीं कर पाए। यहाँ पर केवल 24 स्टोरीज ही वो लिख पाए। 24 स्टोरीज भी 23 लोगों ने बोली होती हैं, मतलब एक एक स्टोरी सब ने बोली होती है। चौसठ ने 2 स्टोरी बोल दी होती हैं अपनी, ठीक है। तो 24 स्टोरीज ही वो लिख पाता है चौसठ, है ना टोटल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोएम है। जब आप आगे आगे आने वाले सेमेस्टर्स में जो है ये पढ़ेंगे, आएगा आपके सिलेबस में, तो गजब आपको ये जो है ये स्टोरी को वन बाय वन हर किसी के स्टोरीज को आप देखेंगे कि कौन कौन इसमें होते हैं, 29 लोग कौन है ना, उन लोगों ने 31 लोग कौन है, उन लोगों ने कैसे स्टोरी सुनाई, कौन कौन सी स्टोरी सुनाई, ये सब चीज़ें मतलब जो है आगे आप सेमेस्टर्स में जब ये स्टोरी लगेगी आपकी, उसमें जो कविता है पोएम लगेगी, तो फिर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइटर्स मैंने नाम लिखे हैं, जॉन गॉर, है ना। जॉन गॉर, चौसर ने इनको मॉरल गॉर कहा, ठीक है, मॉरल गॉर। और विलियम लैंगलैंड भी एक पोएट हैं, और ये जाने जाते हैं अपने एक पोएम है पियर्स द प्लॉमन, पियर्स द प्लॉमेंस करके इनका एक क्या है पोएम है, ठीक। तो भाई कई सारी चीज़ें हमने देखा इस एज में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिफॉर्मेशन अगर हम देखें चर्च में भी काफ़ी रिफॉर्मेशन हुए, ठीक है। एक एक राइटर मैं आपको यहाँ पर फिर से दे रहा हूँ, जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ करके ये एक राइटर है जो कि रिफॉर्मर है, ठीक है। रिफॉर्मर मतलब रिफॉर्म किया, चर्च में जो है वापस से उनको सही करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। एंड ही रोट द फर्स्ट, ही ट्रांसलेटेड द बाइबल, है ना। इन्होंने क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश थियोलॉजियन, यहाँ पे मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना एक देख लें, रिफॉर्मर थे, प्रोज रिफॉर्मर, या फिर ही इज नोन एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल, है ना, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। तो इस तरह से एक लाइन लिख सकते हैं।
translator, LATOR, translator of Bible into English. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने देखा द एज ऑफ चौसर में कई सारी चीज़ें मतलब जो है डेवलप हुई, और इस लेक्चर में आपने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, है ना, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स इन द एज ऑफ चौसर, इम्पोर्टेंट राइटर्स, and where we discussed Geoffrey Chaucer, the father of English literature, the father of English poetry, and some other important writers. Yes, John Garr, we also say John Garr, and William Langland, John Wycliffe. So these three writers are also important for us. तो इतना कर लेते हैं, ठीक है।